हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पांडे एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th में बायो का चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन या फिर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी हुई है। तो सबसे पहला पार्ट हम यही पढ़ेंगे कि लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मीन्स एक सेल बनने की शुरुआत कहाँ से हुई थी। साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ का फॉर्मेशन वाटर से हुआ है। वाटर वाटर में भी एक स्मॉल वाटर पूल से हुआ है, ना कि ओशन से हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक स्मॉल वाटर पूल में इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होते रहते हैं। मीन्स यहाँ पे वाटर का लेवल चेंज होते रहता है, टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होते रहता है, इसलिए लाइफ का फॉर्मेशन यहाँ से हुआ होगा। लेकिन ओशंस में इस तरीके से कंडीशन चेंजेस नहीं होती है। तो इस इन्वायरमेंटल कंडीशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है हॉट स्प्रिंग इन्वायरमेंट। इंडिया में हॉट स्प्रिंग एरिया है लद्दाख के पूंगा वैली में। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सरवाइव करते होंगे जो थर्मोफिलस ऑर्गेनिज्म होते हैं। मीन्स ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होंगे जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे आसानी से सरवाइव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये वो कंडीशन, ये जो हॉट स्प्रिंग वाला एरिया है, ये 3.5 बिलियन ईयर अगो जैसा अर्थ की कंडीशन थी, सेम वैसा ही कंडीशन यहाँ पे। तो इससे पता कर सकते हैं कि लाइफ का फॉर्मेशन अर्थ पे कैसे हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे इस हॉट स्प्रिंग एरिया पे कैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इस हॉट स्प्रिंग एरिया पे ऐसे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं जो हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे आसानी से सरवाइव कर लेंगे। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिनकी बॉडी एक सेल से ही बनी हुई है, पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जो हॉट स्प्रिंग वाले एरिया पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, वो उनके चारों तरफ एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर इन ऑर्गेनिज्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या रोल प्ले करती है? ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर बन जाती है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के चारों तरफ, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। कोई भी हार्मफुल रेडिएशन इसको अफेक्ट नहीं कर सकती हैं, तो इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म बनना आसान हो जाता है। और साथ में जिसकी वजह से एक फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनी थी, जिसे हम, जो एक सेल की एक बैरियर की तरह काम करती है, और इस तरीके से एक सेल की शुरुआत हुई। मीन्स एक कोई भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी आउटर मोस्ट या फिर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनका नहीं होता है। इस तरीके से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था, और इस तरीके से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक सेल से होती है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम व्हाट इज सेल। सेल को क्या बोला जाता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है सेल? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब भी मैंने आपको बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर किसी की बॉडी सेल से ही बनी हुई है, या फिर लाइफ की शुरुआत सेल से ही होती है, चाहे वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। अब यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी केवल वन सेल से फॉर्म्ड होगी, केवल एक ही सेल होगा और उसी से ही एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया, ईस्ट एंड अमीबा। बैक्टीरिया ईस्ट क्या है? एक टाइप का फंगस है। अमीबा एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है। तो इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल होते हैं यूनिसेलुलर। एक सेल से बने जरूर हैं पर लाइफ के सारे फंक्शंस एक सेल के ही थ्रू कंप्लीट होंगे और ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी करेगा, ये ऑर्गेनिज्म फूड भी ऑब्टेन करेगा, इसमें गैसेस का एक्सचेंज भी होगा। इस तरीके से एक लाइफ के लिए जो जो भी लाइफ प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारा ऑर्गेनिज्म उससे अपने आप को सरवाइव करेगा। अब आगे देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी मिलियन सेल से बनी हुई हो या फिर 2 से ज्यादा सेल से बनी हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके एग्जाम्पल होते हैं जैसे प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, मैमल्स या फिर ह्यूमन। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इनकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम तक की बनी होती है और इस तरीके से 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो तो हमें नेकेड आइज से आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फॉर्म्ड होता है। यूनिसेलुलर में तो हमने पढ़ लिया कि एक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना हुआ है, सारे फंक्शंस एक सिंगल सेल के थ्रू कंप्लीट होने हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। बट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलियन बिलियन सेल से फॉर्मेशन हो रहा है, तो किस तरीके से वो एक बॉडी में कन्वर्ट होगा। तो अब देखिए एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन हमें देखना है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ह्यूमन का। एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं ह्यूमन का। ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो ये सारे फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं या डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे देखो इस ह्यूमन की बॉडी में भी सबसे पहले एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा, एक सिंगल सेल बना होगा जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। इस जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? क्लास 8th में आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। ह्यूमन की बॉडी में मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल की बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये दोनों दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। मेल बॉडी स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, फीमेल बॉडी ओवम को प्रोड्यूस करते हैं और इन दोनों गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है और जो पहला सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। ये जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। सिंगल सेल स्ट्रक्चर। और इस तरीके से एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से एक मल्टी सेलुलर या मिलियन बिलियन सेल वाला ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो अब क्या होता है, देखो ये जो सेल है ये डिवीजन करेगा और डिवीजन की वजह से ये ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। जब ये ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन करता है तो ये टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन बन जाएंगे और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। और इस तरीके से ग्रुप ऑफ
ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो डाइजेशन की प्रोसेस हो रही हो, चाहे वो रेस्पिरेशन होता है, या फिर चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, एक्सक्रीशन हो रहा हो, सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से एक ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ, जैसे सेल है, जाइगोट है, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाए। टिश्यू का अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो ब्लड एक टाइप का टिश्यू होता है, मसल्स, बोन, लिगामेंट, टेंडन, ये सारे टिश्यू में इन्वॉल्व होते हैं। मस्कुलर टिश्यू, मसल्स का जो फॉर्मेशन करते हैं मस्कुलर टिश्यू, वो एक टिश्यू है। नर्वस टिश्यू है। इस तरीके से ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हैं, जैसे नेजल कैविटी, ट्रेकिया, लंग्स, और साथ में हार्ट या किडनी, इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन होते हैं जो डिफरेंट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, आप देख रहे हैं, जैसे नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रेकिया, लंग्स मिलके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं और एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इस तरीके से कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो हेल्प करेगा। इस तरीके से माउथ, बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे के सारे ऑर्गन एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम एक डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स के ब्लड वेसल्स, हार्ट एक ट्रांसपोर्ट, एक सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरीके से आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, और ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम एक किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो एग्जाम्पल था ह्यूमन का कि ह्यूमन की बॉडी एक ऑर्गन सिस्टम तक की बनी होती है, और इस तरीके से सेल में डिवीजन होता है, ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन का फॉर्मेशन होता है। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम तक नहीं होती है, कुछ जो जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल से ही फॉर्म्ड हो जाती है, उनको तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ टिश्यू तक की ही बनी होती है। मल्टी सेलुलर, जिसमें दो से ज्यादा सेल से जिन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल तक का हो सकता है उसकी बॉडी एक ऑर्गन तक की बॉडी बनी हो, या फिर हो सकता है उसकी बॉडी एक ऑर्गन सिस्टम तक की बॉडी बनी हो। इस तरीके से एनिमल्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो टिश्यू लेवल तक की बनी होती हैं, ऑर्गन तक की बनी होती है, ऑर्गन सिस्टम तक। ह्यूमन का अगर हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम तक की इसकी बॉडी बनी हुई है। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अब आगे देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को तो हम नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक के काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ये आसानी से दिख जाती है। पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी सिर्फ एक सेल से बनी होती है, उन ऑर्गेनिज्म को देखना हमें पॉसिबल नहीं होता है। तो उन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो अब देखो, सेल की शुरुआत कहाँ से हुई, सेल को डिस्कवर किसने किया? एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। अब ये वो सेल है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इन्होंने खुद का डिजाइन किया हुआ एक माइक्रोस्कोप लिया और उसमें इन्होंने सेल को देखना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लांट की कॉर्क की एक स्लाइस ली
और उसको इन्होंने माइक्रोस्कोप में लगाया और देखा, उन्हें कुछ इस तरीके से स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट देखने को मिले, या फिर हम इसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, वो देखने को मिले, और इस तरीके से उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। तो जब सेल डिस्कवर हो गया था 1665 में, फिर उसके बाद इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखना स्टार्ट हुए, और इस तरीके से सेल की डिस्कवरी कंप्लीट हुई, और उनके डिफरेंट पार्ट्स देखे, उनको हम आगे सब डिस्कस करेंगे कि सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब देखिए, वो तो स्टार्टिंग ही थी रॉबर्ट हुक ने जब ये खुद से माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था या डिजाइन किया गया था। अभी के टाइम पे काफी अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप हैं। यहाँ पे दो टाइप के माइक्रोस्कोप हम पढ़ने वाले हैं, एक है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? इन लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज होती है, और ये नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं होते, ये छोटे लेवल पे यूज़ किए जाते हैं, लाइक स्कूल लैब में या फिर कॉलेज लैब में इनको यूज़ किया जाता है। ये क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का काम होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स को देखना या ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखना जो नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, ये सेल को, टिश्यू को, उनके स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज किया जाता है। पर ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है पूरे सेल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए। तो इसलिए दूसरा टाइप का माइक्रोस्कोप आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे कोई विजिबल लाइट यूज नहीं होती है, यहाँ पे यूज करे जाती है इलेक्ट्रॉन्स विजिबल लाइट के जगह पे। तो ये जो माइक्रोस्कोप होते हैं, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट नैनोमीटर तक के ऑर्गेनिज्म को आसानी से देखने के लिए यूजफुल होते हैं, या फिर ये नैनोमीटर तक के स्ट्रक्चर को आसानी से देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए जो सेल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स इस माइक्रोस्कोप में दिख गया था, लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स नहीं के दिखे थे। सेल के क्या क्या फंक्शन है, कौन सी मेम्ब्रेन, कौन सा स्ट्रक्चर क्या फंक्शन कर रहा है, इन सारे के बारे में नहीं देखा गया था। वो पॉसिबल हो पाया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ या इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिजाइन किया गया, तब सारे इन सेल के स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया गया। वही आगे हम उन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है माइक्रोस्कोप। अब आगे थोड़ा सा इनकी इमेज देख लेते हैं। ये है लाइट माइक्रोस्कोप जिसमें विजिबल लाइट यूज होती है और जो एक सेल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है, विजिबल लाइट यूज नहीं होती है, और ये ऐसा माइक्रोस्कोप है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म को आसानी से देख सकता है या फिर सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को क्लियरली विजिबल कर सकता है, तभी सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पॉसिबल हो पाए। तो अब यहाँ पे देखो, हम जब स्टार्टिंग वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमने बोला कि जो सबसे स्टार्टिंग में जो मेम्ब्रेन बनी थी वो है एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, इसे ही हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोई भी सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। सिर्फ प्लांट सेल को छोड़ के सारे सेल्स की आउटर मोस्ट, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म की आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखे हैं देखो, तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये काफी थिन मेम्ब्रेन होती है और
आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, एक बैरियर की तरह, एक बाउंड्री की तरह काम करती है, और जो क्या करती है, किसी भी सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है या फिर कवर्ड करती है। एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करने का काम भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है। और इस तरीके से अब यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिर्फ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ही नहीं है, और भी इसके काम होते हैं, या फिर ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ही नहीं है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका नेचर सिलेक्टिवली परमेबल नेचर होता है। मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ पे हम एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं। कोई भी सेल है, इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, और इस सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। और सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए होता क्या है कि हम बोल रहे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि सेल को जिन जिन भी यूजफुल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्हीं सब्सटेंस को अलाउ करती है। ऐसे सब्सटेंस जो सेल के लिए हार्मफुल होते हैं या फिर जो सेल को अफेक्ट कर सकते हैं, उन सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता है। लाइक जैसे देखो, एक सेल को फंक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये इन यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को एंटर कराने का काम करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको आसानी से एंटर करा लेगी। हमारी सेल की मेम्ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस यूजफुल ऑक्सीजन को भी एंटर कराने का काम करेगी। प्लांट सेल है, उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो ये सेल मेम्ब्रेन इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्लांट सेल में ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेगी। मान लो इन यूजफुल सब्सटेंस के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी एंटर कर रहे हैं, जैसे मान लो वायरस इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आया, मान लो इस न्यूट्रिएंट के साथ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आ रहे हैं, या फिर कुछ हार्मफुल केमिकल हैं जो इस सेल को अफेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नेचर के हैं, वायरस, बैक्टीरिया एंड केमिकल। ये इन यूजफुल सब्सटेंस के साथ अगर एंटर भी कर रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ यूजफुल सब्सटेंस को ही एंटर करेगी। ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनकी एंट्री को रोकने का काम करेगी, इस तरीके से इनको अंदर जाने से रोकेगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, मतलब यूजफुल सब्सटेंस को ही अलाउ करती है। जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो सेल को अफेक्ट कर सकते हैं उन सब्सटेंस की एंट्री नहीं करवाती। यहाँ पे लिखा है अलाउ सम सब्सटेंस टू पास थ्रू व्हाइल ब्लॉकिंग अदर। जो हार्मफुल सब्सटेंस होंगे उनको ब्लॉक करने का काम करेगी या फिर उनको एंट्री नहीं देगी। इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। अब आगे कुछ पॉइंट्स और होंगे इसके सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत सारे मॉडल बनाए गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड मॉडल था सेल मेम्ब्रेन के लिए उसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, इनको समझ लेते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत ज्यादा थिन मेम्ब्रेन है। इसकी लगभग कितना है 7 to 10 नैनोमीटर्स थिक है। बहुत ज्यादा थिन मेम्ब्रेन, नैनोमीटर में इसकी लेंथ है। ये किससे बना होता है, ये दो सब्सटेंस से मिलके बना होता है, प्रोटीन है लिपिड से मिलके बना होता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। इट इज अ लिपिड बाइलेयर। इसमें जो ये लिपिड है इसकी 2 लेयर प्रेजेंट होती है। इन 2 लेयर्स में अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के तौर पे समझते हैं।
यहाँ पे एक डायग्राम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है। अभी हमने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और लिपिड की 2 लेयर है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो लिपिड है, लिपिड की जो 2 लेयर है, इन्हें हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाई का मतलब 2, लेयर का मतलब लेयर, 2 लेयर्स होती हैं लिपिड्स की। अब यहाँ पे देखो लिपिड्स की 2 लेयर में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस तरीके का, इसे बोलते हैं हेड, हेड लेयर, हेड मेम्ब्रेन। और इसके नीचे दो 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिन्हें बोला जाता है टेल। और ये दोनों दो लिपिड्स की बनी है। इस तरीके से एक अपर साइड से होंगी और एक लोअर साइड से होंगी, पूरा लिपिड से ही बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसका जो हेड वाला रीजन है ये वाटर अट्रैक्टिंग है, मींस वाटर को अट्रैक्ट करेगा। और जो टेल वाला रीजन है वो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, मींस ये जो हेड वाला रीजन है इसे हम हाइड्रोफिलिक रीजन बोलेंगे। हाइड्रोफिलिक। और जो टेल वाला रीजन है ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता, अपने से दूर फेंकता है वाटर को, मींस इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक है। अब देखिए ये इस तरीके से लिपिड की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो हेड वाला रीजन है ये आउटसाइड की तरफ है और जो टेल वाला रीजन है ये इनसाइड की तरफ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इन लिपिड बाइलेयर में जो मिडिल में इस तरीके से बड़े बड़े से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं प्रोटीन। तो अब इन पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जो 2 लेयर होती है उनमें से जो हेड वाला रीजन है वाटर अट्रैक्टिंग होता है। हेड वाला रीजन हमने ये देखा था, ये वाला हेड वाला रीजन था और ये वाला टेल वाला रीजन था। जो बाहर की तरफ है और जो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता वो है टेल वाला रीजन और वो अंदर की तरफ होता है। अब इनमें मैंने अभी आपको डायग्राम पे दिखाया, ये जो बीच में बड़े बड़े से स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये सभी प्रोटीन हैं। और ये क्या करते हैं, ये एक गेट कीपर की तरह काम करते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिखे हैं कि ये जो प्रोटीन आर एम्बेडेड इन दिस बाइलेयर, इनमें प्रोटीन होती है इस बाइलेयर में, लिपिड के बाइलेयर में। और ये गेट कीपर्स की तरह काम करती है। मींस क्या करती है कि कौन से सब्सटेंस एंटर होने हैं, मतलब कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन से सब्सटेंस की एंट्री होनी है सेल के अंदर और कौन से सब्सटेंस को बाहर भेजना है, कौन से सब्सटेंस की एग्जिट होनी है, ये सारा काम इस प्रोटीन मेम्ब्रेन का है। जैसा अभी हमने पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, मींस यूजफुल सब्सटेंस को अलाउ करती है और हार्मफुल सब्सटेंस को अलाउ नहीं करती है। या फिर सेल के अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर भेजने का काम करती है, उनको रिमूव करती है और अंदर सेल के अंदर की यूजफुल सब्सटेंस को रिमूव नहीं करती है। तो वो वाला काम कौन कर रहा है, वो वाला काम इस लिपिड बाइलेयर में जो प्रोटीन है वो काम कर रहे हैं। जो कौन से सब्सटेंस की एंट्री होनी है और कौन से सब्सटेंस को रिमूव होना है, कौन से सब्सटेंस को रोकना है, ये सारा काम प्रोटीन कर रहा है एक गेट कीपर्स की तरह। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल है लिपिड बाइलेयर या प्रोटीन, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये मूव कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं। इसी की वजह से इसको हम फ्लूइड बोलते हैं। और जो ये मॉलिक्यूल अरेंज्ड हैं एक टाइल्स के फॉर्म में,
तो इन्हें हम बोलते हैं मोज़ेक। तो इसीलिए इस मॉडल को बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, रोटेट कर पा रहे हैं, फ्लिप कर पा रहे हैं और इस तरीके से अरेंज हैं जैसे एक टाइल अरेंज रहते हैं। तो इस तरीके से हम इस मॉडल को बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब लिक्विड, मोज़ेक मीन्स टाइल्स। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन करा गया था जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखिए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंस को एंटर करवा रही है और हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करा रही है, या फिर एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का की तरह काम कर रही है। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट हो रही है जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है या एक ऐसे सब्सटेंस का मूवमेंट होता है जो सब्सटेंस को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे अभी हमने जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर समझा, थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं इसको। ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेल को जो भी सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होगी उनकी कंसंट्रेशन वो बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होंगे, तो उन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी और अंदर कम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। देखो, ये ह्यूमन सेल का हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। हमारी बॉडी की सेल को चाहिए ऑक्सीजन और हमारी सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो होगा क्या, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी बॉडी की कोई भी सेल में जहां पर ये एक्सचेंज हो रहा है। अभी हम आगे जाके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो अब देखो, हमारी बॉडी की सेल को चाहिए, इसके अंदर है सेल हमारा, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन। तो हमारी बॉडी की सेल को चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि वो एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा उस ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन आ रही है इन्वायरमेंट से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन ज्यादा है और हमारे सेल के अंदर उसकी जरूरत है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी की सेल में उसकी कंसंट्रेशन हो रही है कम, तभी जरूरत पड़ रही है। तो ये जो सब्सटेंस है, ये ऑक्सीजन है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, तब जाके ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी की सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। तो जब ये ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगा तो सेल रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेगा। रेस्पिरेशन मीन्स हमारी बॉडी की सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। तो उस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है तो साथ में वेस्ट प्रोडक्ट CO2 का फॉर्मेशन करता है। तो सेल के अंदर अगर CO2 एक्यूमुलेट हो जाएगी तो सेल फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको रिमूव होना है। तो इस सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। अब मान लो बहुत ज्यादा CO2 हो रहा है, तो अब क्या होगा, ये जो CO2 है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है और इन्वायरमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन कम है। तो इसीलिए CO2 हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा और इस प्रोसेस में काम करती है डिफ्यूजन। तो इसी को हमने पढ़ना है। डिफ्यूजन में जो सब्सटेंस होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और तब तक करते जाते हैं जब दोनों साइड में इक्वल नहीं हो पाए।
जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, अगर अंदर उसकी अमाउंट उतनी ही ना हो जाए तब तक वो ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे, जब तक उनकी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा रहेगी। अब यहाँ पे कुछ बेसिक से एग्जाम्पल है, जैसे देखो क्या एग्जाम्पल है, परफ्यूम स्मेल का एग्जाम्पल है। कोई भी पर्सन है वो एक रूम पे परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं एक कॉर्नर से, तो होता क्या है कि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो उस एरिया जहां से वो स्प्रे किया वहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, और एक एक रूम के कॉर्नर पे उसने सपोज परफ्यूम स्प्रे किया तो वहां पे उस परफ्यूम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, लेकिन दूसरे वाले कॉर्नर पे उस परफ्यूम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो परफ्यूम के सब्सटेंस हैं वो हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से परफ्यूम पूरे कमरे में इक्वली फैल जाएगी। तो ये एग्जाम्पल होता है गैसेस का, डिफ्यूजन का। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे इंक इन वाटर। तो होता क्या है देखो, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है देखो, ये जो फर्स्ट वाला ग्लास है इसमें हमने एक इंक की ड्रॉप डाली, इसको हिलाया नहीं हमने, ऐसी इंक की ड्रॉप डाली। तो होता क्या है कि जो इंक है जिस एरिया पे पड़ा वहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन और एरिया पे उसकी कंसंट्रेशन लो होगी। तो यहाँ पे जो इंक है वो आप सब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रही है। यहाँ पे थर्ड वाला आप ग्लास में देख रहे हैं बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो गई है। जब आगे हम देख रहे हैं लास्ट के थ्री, जो लास्ट वाला ग्लास है इसमें इंक का कंसंट्रेशन पूरा इक्वल हो चुका है ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब यहाँ से वो इंक फैलना स्टार्ट हुई यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी और यहाँ पे कम थी, और वो सबस्टेंस इस तरीके से पूरे एरिया पे मूवमेंट करते हैं जब तक सारा कंसंट्रेशन सबका पूरा एरिया का इक्वल ना हो जाए। तो इस तरीके से डिफ्यूजन की प्रोसेस इस तरीके से हम अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है if a drop of ink is added to water, the ink gradually spreads throughout the water without stirring. The ink particle diffuses from the region higher concentration to lower concentration, और पूरे ग्लास में इंक को इक्वली फैला देती है। नेक्स्ट आप देखो, एक और एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अब भी हमने ऊपर टॉप पे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी लंग्स में एक ऑर्गन होता है, एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ये हमारी पूरी बॉडी की सेल में जा रही है, और सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, मैंने अभी बताया, क्योंकि एनर्जी के प्रोडक्शन में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है और वो सेल से रिमूव होगा। तो ये जो एल्वियोलाई है हमारी बॉडी में, इस तरीके से एक बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वियोलाई, जो गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। तो होता क्या है, हमारी बॉडी से बॉडी की सेल में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इस एल्वियोलाई के इस तरीके से कनेक्ट होती हैं, और यहाँ से ये मान लो बॉडी की सेल है, ये जो ब्लड वेसल्स है ये एल्वियोलाई के साथ कनेक्ट होगी। तो ये बॉडी के सेल में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो इस ब्लड वेसल्स के थ्रू एल्वियोलाई में ट्रांसपोर्ट होगी, ताकि एल्वियोलाई इसको नोज के थ्रू रिमूव कर पाए, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको बॉडी से रिमूव होना है, तो हमारा नोज ही ये इस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब उसी नोज से हम ऑक्सीजन को एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, तो इस नोज से ऑक्सीजन एंटर कर रही है इस एल्वियोलाई में। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इस एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जा रही है, तो यहाँ पे एल्वियोलाई की इस मेम्ब्रेन पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। वो क्या करेगा,
इस ऑक्सीजन को इस ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट कर देगी ताकि वो ब्लड वेसल्स इस ऑक्सीजन को बॉडी की सेल तक ट्रांसपोर्ट कर पाए। और इस तरीके से जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है वो गैसेस का एक्सचेंज करती है इस डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। देखो हम देख लेते हैं पॉइंट्स क्या लिखे हैं। द एयर इनसाइड द एल्वियोलाई हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो इस एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? ऑक्सीजन का। लेकिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन यूज हो रही है तो हमारी, मान लो यहाँ पे बॉडी का सेल है, बॉडी सेल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हो रहा है कम, तो ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी की सेल में ज्यादा है क्योंकि बॉडी की सेल में वो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट में कम है, तो वहां से ये CO2 हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। और इस प्रोसेस में यूज होती है डिफ्यूजन की प्रोसेस। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है ये तीनों मीडियम में काम करती है। ये गैसियस मीडियम में भी काम करती है, लिक्विड में भी करती है और सॉलिड में भी करती है। सबसे ज्यादा जो मीडियम पे काम करेगी वो होगा गैस। गैसेस मीडियम में डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में। इस डिफ्यूजन के लिए कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मींस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है उसकी इसको जरूरत नहीं है। जैसे हमने इंक का एग्जाम्पल पढ़ा था, परफ्यूम का एग्जाम्पल पढ़ा था, वहां पे गैसेस के एक्सचेंज को, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एग्जाम्पल करते हैं, सॉरी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और इसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो अगर हम इसको एक सिंपल से वर्ड में हम पढ़ें तो जो डिफ्यूजन है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है और हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने में हेल्प करती है। अब आगे हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस नेक्स्ट वाले पार्ट पे।